अकुत को पता चला कि लड़का उसके पीछे नहीं था, इसलिए वह उसे खोजने के लिए पीछे मुड़ा। वह वापस लौटते समय कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी जो पेड़ों के बीच से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये लड़का ही था, लेकिन क्या ये लड़का हो सकता है? उसके हाथ में एक लंबा भाला था, उसकी पीठ के नीचे एक आयताकार ढाल लटकी हुई थी, जैसे कि उन काले योद्धाओं ने पहनी थी जिन्होंने उन पर हमला किया था, और टखने और बांह पर लोहे और पीतल की पट्टियां थीं, जबकि युवक के कमर के चारों ओर एक लंगोटी लपेटी हुई थी। उसकी तहों में एक चाकू घुसा हुआ था। जब लड़के ने बंदर को देखा तो वह अपनी ट्रॉफियां दिखाने के लिए आगे बढ़ा। गर्व से उसने अपनी जीती हुई हर चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसने गर्व से अपने कारनामे का विवरण सुनाया। मैंने अपने नंगे हाथों और अपने दांतों से उसे मार डाला, उसने कहा। मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन उन्होंने मेरा दुश्मन बनना चुना। और अब जब मेरे पास भाला है तो मैं नूमा को भी दिखाऊंगा कि मेरा दुश्मन होना क्या मायने रखता है। केवल गोरे लोग और बड़े वानर अकुत ही हमारे मित्र हैं। हमें उन्हें खोजना होगा, बाकी सभी को हमें टालना होगा या मारना होगा। यह मैंने जंगल से सीखा है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण गांव के चारों ओर चक्कर लगाया और तट की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लड़के को अपने नए हथियारों और आभूषणों पर बहुत गर्व था। वह लगातार भाले से अभ्यास करता रहा, जब तक कि वह अपनी यात्रा के दौरान घंटों आगे किसी वस्तु पर भाला फेंकता रहा, जब तक कि उसे ऐसी दक्षता प्राप्त नहीं हो गई, जो केवल युवा मांसपेशियां ही जल्दी से प्राप्त कर सकती हैं। इस दौरान उसका प्रशिक्षण अकुत के मार्गदर्शन में चलता रहा। अब वहां एक भी जंगल का निशान नहीं था, बल्कि लड़के की गहरी आंखों के लिए एक खुली किताब थी, और वे अन्य अनिश्चित निशान जो सभ्य मनुष्य की इंद्रियों को चकमा देते थे और जो उसके जंगली चचेरे भाई के लिए केवल आंशिक रूप से ही समझ में आते थे, उत्सुक लड़के के परिचित मित्र बन गए। वो गंध से शाकाहारी जानवरों की असंख्य प्रजातियों में अंतर कर सकता था, और वह ये भी बता सकता था कि कोई जानवर उसके पास आ रहा है या जा रहा है, केवल उसके मल की बढ़ती या घटती शक्ति से। नहीं, उसे यह जानने के लिए अपनी आंखों के प्रमाण की आवश्यकता थी कि हवा की दिशा में 2 शेर हैं या 400 गज की दूरी पर या आधा मील दूर। इनमें से बहुत कुछ अकुत ने उसे सिखाया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सहज ज्ञान था, एक अजीब अंतर्ज्ञान जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। उसे जंगल का जीवन पसंद आने लगा था। दिन रात सतर्क और बेखबर रास्ते पर घात लगाए बैठे कई घातक दुश्मनों के खिलाफ बुद्धि और इंद्रियों की निरंतर लड़ाई ने साहसिकता की भावना को आकर्षित किया जो आदिम आदम के हर लाल रक्त वाले बेटे के दिल में मजबूती से सांस लेती है। फिर भी, हालांकि उसे यह पसंद था, उसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को कर्तव्य की भावना से ज्यादा नहीं होने दिया जिसने उसे नैतिक गलती का एहसास दिलाया था जो उस साहसिक कारनामे के पीछे छिपी थी जिसने उसे अफ्रीका तक पहुंचाया था। पिता और मां के प्रति उसका प्यार उसके भीतर बहुत गहरा था, इतना गहरा कि वो पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता था, जो निस्संदेह उनके लिए दुख के दिन बना रहा था। और इसलिए उसने तट पर एक बंदरगाह खोजने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूती से थामा जहां वो उनसे संवाद कर सके और लंदन लौटने के लिए धन प्राप्त कर सके। वहां उसे यकीन हो गया कि अब वह अपने माता पिता को मना सकता है कि वे उसे कम से कम अपना कुछ समय उन अफ्रीकी जागीरों पर बिताने दें, जिनके बारे में उसे घर पर की गई छोटी छोटी लापरवाह टिप्पणियों से पता था कि उसके पिता के पास ये जागीरें हैं। ये कुछ ऐसा होगा जो सभ्यता के तंग और दम्भोटू प्रतिबंधों से भरे जीवन से कम बेहतर होगा। और इसलिए वह तट की ओर बढ़ते हुए संतुष्ट था, क्योंकि जब वह जंगल की आज़ादी और जंगली सुखों का आनंद ले रहा था, तो उसका विवेक भी साफ था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने माता पिता के पास लौटने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ कर रहा था। वह फिर से गोरे लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक था, अपनी ही तरह के प्राणी, क्योंकि ऐसे कई मौके आए थे जब उसे बूढ़े बंदर के अलावा किसी और की संगति की लालसा हुई थी। अश्वेतों के साथ संबंध अभी भी उसके दिल में खटक रहे थे। वो उनके पास इतनी मासूम अच्छी संगति और आतिथ्य सत्कार के ऐसे बच्चों जैसे आश्वासन के साथ गया था कि जो स्वागत उसे दिया गया था वह उसके बचपन के आदर्शों के लिए एक झटका साबित हुआ। वह अब अश्वेत व्यक्ति को अपना भाई नहीं मानता था,
बल्कि खून के प्यासे जंगल के असंख्य दुश्मनों में से एक के रूप में देखता था, एक शिकारी जानवर जो 4 के बजाय 2 पैरों पर चलता था। लेकिन अगर अश्वेत उसके दुश्मन थे तो दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो नहीं थे। ऐसे लोग थे जो हमेशा खुले दिल से उसका स्वागत करते थे, जो उसे दोस्त और भाई के रूप में स्वीकार करते थे, और जिनके साथ वह हर दुश्मन से शरण पा सकता था। हाँ, हमेशा गोरे लोग थे। कहीं न कहीं समुद्र तट पर या यहाँ तक कि जंगल की गहराई में भी गोरे लोग थे। उनके लिए वह एक स्वागत योग्य आगंतुक होता। वे उससे दोस्ती करते। और वहाँ बड़े वानर भी थे, उसके पिता और अकुत के दोस्त। वे वानरों के टार्जन के बेटे का स्वागत करके कितने खुश होंगे। उसे उम्मीद थी कि वह तट पर एक व्यापारिक चौकी खोजने से पहले उनसे मिल सकेगा। वह अपने पिता को ये बताने में सक्षम होना चाहता था कि वह जंगल के अपने पुराने दोस्तों को जानता था, कि उसने उनके साथ शिकार किया था, कि वह उनके जंगली जीवन और उनके भयंकर आदिम समारोहों में उनके साथ शामिल हुआ था, वे अजीब समारोह जिनके बारे में अकुत ने उसे बताने की कोशिश की थी। इन सुखद मुलाकातों पर विचार करने से उसे बहुत खुशी हुई। अक्सर वह उस लंबे भाषण का अभ्यास करता था जो वह वानरों को दिया करता था, जिसमें वह उन्हें उनके पूर्व राजा के जीवन के बारे में बताता था जब से वह उन्हें छोड़कर गया था। कभी कभी वह गोरे लोगों के साथ बैठक करके खेलता था। फिर वह एक काले योद्धा के युद्ध के ताने बाने में फंसे एक नग्न गोरे लड़के को देखकर उनकी घबराहट का आनंद लेता था, जो अपने साथी के रूप में केवल एक बड़े बंदर के साथ जंगल में घूम रहा था। और इस तरह दिन बीतते गए, और यात्रा, शिकार और चढ़ाई के साथ लड़के की मांसपेशियां विकसित होती गईं और उसकी चपलता बढ़ती गई, यहाँ तक कि सुस्त अकूत भी अपने शिष्य की वीरता पर आश्चर्यचकित हो गया। और लड़का अपनी महान शक्ति को महसूस करते हुए और उसमें आनंद लेते हुए लापरवाह हो गया। वो खतरे को चुनौती देते हुए गर्व से सिर उठाए जंगल में आगे बढ़ता गया। जहां अकूत नुमा की पहली गंध पाते ही पेड़ों पर चढ़ गया, वहीं लड़का जानवरों के राजा के चेहरे पर हंसा और उसके आगे से साहपूर्वक निकल गया। सौभाग्य लंबे समय तक उसके साथ रहा। शायद उसे मिलने वाले शेर अच्छे से खिलाए गए थे, या उनके क्षेत्र में घुसने वाले उस अजीब जानवर की बहुत हिम्मत ने उन्हें इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि हमले के विचार उनके दिमाग से निकल गए, जबकि वे गोल गोल आंखें करके खड़े होकर उसके आने और जाने को देख रहे थे। हालांकि जो भी कारण हो, तथ्य यह है कि कई मौकों पर लड़का किसी बड़े शेर के कुछ कदम के भीतर से गुजरा, बिना किसी चेतावनी के दहाड़ के। लेकिन जरूरी नहीं कि 2 शेर चरित्र या स्वभाव में एक जैसे हों। वे मानव परिवार के व्यक्तियों की तरह ही बहुत भिन्न होते हैं। चूंकि 10 शेर समान परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 11वां शेर भी वैसा ही करेगा। संभावना है कि वह ऐसा नहीं करेगा। शेर उच्च तंत्रिका विकास वाला प्राणी है। वह सोचता है, इसलिए वह तर्क करता है। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क होने के कारण वह स्वभाव का स्वामी होता है, जो बाहरी कारणों से विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। एक दिन लड़के की मुलाकात 11वें शेर से हुई। पहला शेर एक छोटे से मैदान में चल रहा था, जिस पर झाड़ियों के छोटे छोटे समूह उगे हुए थे। अकुत उस लड़के के बाईं ओर कुछ गज की दूरी पर था, जिसने सबसे पहले नुमा की उपस्थिति का पता लगाया था। भागो अकुत, लड़के ने हंसते हुए कहा। नुमा मेरे दाहिनी ओर झाड़ियों में छिपा है। पेड़ों के पास जाओ। अकुत, मैं टार्जन का बेटा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और लड़का हंसते हुए सीधे अपने रास्ते पर चलता रहा, जो उस झाड़ी के पास पहुंचता था जिसमें नुमा छिपा हुआ था। बंदर ने उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़के ने केवल अपना भाला लहराया और जानवरों के राजा के प्रति अपनी अवमानना दिखाने के लिए एक तात्कालिक युद्ध नृत्य किया। वह भयानक विध्वंसक के और करीब आ गया, जब तक कि अचानक गुस्से से दहाड़ते हुए शेर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, जो युवक से 10 कदम की दूरी पर था। वह एक बहुत बड़ा आदमी था, जंगल और रेगिस्तान का राजा। उसके कंधों पर एक झबरा अयाल था। क्रूर नुकीले दांत उसके बड़े जबड़े को सजाते थे। उसकी पीली हरी आंखें घृणा और चुनौती से चमक रही थीं। लड़का अपने दयनीय रूप से अपर्याप्त भाले के साथ जल्दी से समझ गया कि यह शेर उन अन्य शेरों से अलग था जिनसे वह मिला था, लेकिन वह अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर चला गया था।
निकटतम पेड़ उसके बाईं ओर कई गज की दूरी पर था। शेर आधी दूरी तय करने से पहले ही उस पर हमला कर सकता था, और यह कि जानवर हमला करने का इरादा रखता था, कोई भी संदेह नहीं कर सकता था कि अब उसे कौन देख रहा है। शेर के पीछे एक कांटेदार पेड़ था, उससे कुछ ही फीट की दूरी पर। ये निकटतम अभयारण्य था, लेकिन नुमा उसके और उसके शिकार के बीच खड़ा था, अपने हाथ में लंबे भाले की धार को महसूस करते हुए और शेर के पीछे पेड़ को देखते हुए लड़के के मन में एक विचार आया, एक बेतुका विचार, एक हास्यास्पद, निराश करने वाली उम्मीद। लेकिन अब संभावनाओं को तौलने का समय नहीं था, केवल एक ही मौका था, और वह था कांटेदार पेड़। अगर शेर हमला करता तो बहुत देर हो चुकी होती। लड़के को पहले हमला करना चाहिए, और अकुत और नुमा के आश्चर्य के लिए लड़का तेजी से जानवर की ओर कूद पड़ा। बस एक सेकंड के लिए शेर आश्चर्य से स्थिर हो गया, और उस सेकंड में जैक क्लेटन ने एक ऐसी उपलब्धि को महत्वपूर्ण परीक्षण में डाल दिया जिसका उसने स्कूल में अभ्यास किया था। वह सीधे उस जंगली जानवर की ओर भागा, उसका भाला उसके शरीर के आर पार हो गया। अकुत ने भय और विस्मय में चीखना शुरू कर दिया। शेर चौड़ी, गोल आंखों से हमले की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने और इस लापरवाह जानवर को ऐसे वार करने के लिए तैयार था जो भैंस की खोपड़ी को कुचल सकते थे। शेर के ठीक सामने लड़के ने अपने भाले का कुंदा जमीन पर रखा, जोर से उछला, और इससे पहले कि वह भ्रमित जानवर समझ पाता कि उसके साथ क्या चाल चली गई है, शेर के सिर के ऊपर से उड़कर कांटेदार पेड़ की आगोश में जा गिरा, सुरक्षित लेकिन जख्मी। अकुत ने पहले कभी पोल वॉल्ट नहीं देखा था। अब वह अपने पेड़ की सुरक्षा में उछल कूद कर रहा था, परेशान नुमा पर ताने मार रहा था और शेखी बघार रहा था, जबकि लड़का, फटा हुआ और खून से लथपथ, अपने कांटों वाले आश्रय में कोई ऐसी जगह तलाश रहा था जहां उसे कम से कम पीड़ा हो। उसने अपनी जान बचाई थी, लेकिन उसे काफी पीड़ा सहनी पड़ी। उसे लगा कि शेर कभी नहीं जाएगा, और एक पूरा घंटा बीतने के बाद ही क्रोधित जानवर ने अपनी निगरानी छोड़ी और मैदान के पार राजसी ढंग से चला गया। जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया तो लड़के ने खुद को कांटों वाले पेड़ से छुड़ाया, लेकिन अपने पहले से ही तड़पते शरीर पर नए घाव किए बिना नहीं। उसने जो सबक सीखा था, उसका बाहरी सबूत उसे कई दिनों तक नहीं मिला, जबकि उसके दिमाग पर जो छाप पड़ी थी, वह जीवन भर उसके साथ रहने वाली थी। फिर कभी उसने बेकार में किस्मत को नहीं आजमाया। अपने जीवन के बाद भी उन्होंने अक्सर लंबे जोखिम उठाए, लेकिन केवल तभी जब जोखिम उठाने से किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती थी, और उसके बाद हमेशा उन्होंने पोल वॉल्टिंग का अभ्यास किया। कई दिनों तक लड़का और बंदर लेटे रहे, जबकि बंदर नुकीले कांटों से हुए दर्दनाक घावों से उबरता रहा। महान मानव ने अपने मानव मित्र के घावों को चाटा, इसके अलावा उन्हें कोई अन्य उपचार नहीं मिला, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गए, क्योंकि स्वस्थ मांस जल्दी ही अपने आप भर जाता है। जब लड़का पुनः स्वस्थ महसूस करने लगा तो दोनों ने तट की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, और एक बार फिर लड़के का मन सुखद प्रत्याशा से भर गया, और आखिरकार वह पला ही गया जिसका सपना देखा गया था। वे एक उलझे हुए जंगल से गुजर रहे थे जब लड़के की तेज आंखों ने निचली शाखाओं से एक पुराना लेकिन अच्छी तरह से चिन्हित निशान देखा, एक ऐसा निशान जिसने उसके दिल को उछलने पर मजबूर कर दिया। ये निशान किसी आदमी का, गोरे लोगों का था, क्योंकि नंगे पैरों के निशानों के बीच यूरोपियन निर्मित जूतों की अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखाएं थीं। ये निशान, जो एक अच्छी खासी कंपनी के गुजरने का संकेत देता था, उस रास्ते से उत्तर की ओर इशारा करता था जिस पर लड़का और बंदर तट की ओर जा रहे थे। निस्संदेह ये गोरे लोग समुद्र तट पर सबसे नज़दीकी बस्ती को जानते थे। वे शायद अब भी उस ओर जा रहे हों। किसी भी हालत में, अगर सिर्फ अपनी प्रजाति के जीवों से फिर से मिलने की खुशी के लिए भी उनसे आगे निकलना सार्थक होगा। लड़का पूरी तरह उत्साहित था, पीछा करने के लिए उत्सुकता से धड़क रहा था। अकुत ने आपत्ति जताई, उसे मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए था। उसके लिए लड़का एक साथी बंदर था, क्योंकि वह बंदरों के राजा का बेटा था। उसने लड़के को रोकने की कोशिश की, उसे बताया कि जल्द ही वे अपने ही लोगों की एक जनजाति में आएंगे जहां किसी दिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो लड़का राजा बनेगा, जैसा कि उसके पिता ने उससे पहले किया था।
लेकिन जैक अड़ियल था। उसने जोर देकर कहा कि वह फिर से गोरे लोगों से मिलना चाहता है। वह अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहता था। अकुत ने सुना और जैसे ही उसने सुना, जानवर की अंतर्ज्ञान ने उसे सच्चाई का सुझाव दिया। लड़का अपनी प्रजाति में लौटने की योजना बना रहा था। इस विचार ने बूढ़े बंदर को दुख से भर दिया। वह लड़के से वैसे ही प्यार करता था जैसे वह अपने पिता से करता था, अपने मालिक के प्रति एक शिकारी कुत्ते की तरह वफादारी और निष्ठा के साथ। अपने बंदर के दिमाग और अपने बंदर के दिल में उसने यह उम्मीद पाल रखी थी कि वह और लड़का कभी अलग नहीं होंगे। उसने देखा कि उसकी सारी प्यारी प्यारी योजनाएं खत्म हो रही हैं, और फिर भी वह लड़के और उसकी इच्छाओं के प्रति वफादार रहा। हालांकि वह निराश था, लेकिन उसने लड़के के दृढ़ संकल्प के आगे घुटने टेक दिए कि वह गोरे लोगों की सफारी पर जाए, उसके साथ उस यात्रा पर जाए जो उसे लगता था कि उनकी आखिरी यात्रा होगी। जब दोनों ने निशान खोजा तो वह कुछ दिन पुराना था, जिसका अर्थ था कि धीमी गति से चलने वाला कारवां उनसे कुछ ही घंटों की दूरी पर था, जिनकी प्रशिक्षित और चुस्त मांसपेशियां उनके शरीर को उलझी हुई झाड़ियों के ऊपर की शाखाओं के बीच से तेजी से आगे ले जा सकती थीं, जिसने गोरे लोगों के लदे मालवाहकों की प्रगति में बाधा उत्पन्न की थी। लड़का सबसे आगे था, उत्साह और प्रत्याशा उसे उसके साथी से आगे ले जा रही थी, जिसके लिए उनके लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब केवल दुख था। और यह वह लड़का था जिसने सबसे पहले कारवां के पीछे के पहरेदारों और उन गोरे लोगों को देखा, जिनसे आगे निकलने के लिए वह बहुत उत्सुक था। आगे की ओर उलझी हुई पगडंडी पर लड़खड़ाते हुए एक दर्जन भारी बोझ से लदे अश्वेत, जो थकान या बीमारी के कारण पीछे रह गए थे, उन्हें पीछे के गार्ड के काले सैनिकों द्वारा धकेला जा रहा था। जब वे गिरते थे तो उन्हें लात मारी जाती थी, और फिर उन्हें जोर से झटका देकर उनके पैरों पर खड़ा किया जाता था और आगे की ओर धकेला जाता था। दोनों ओर एक विशालकाय श्वेत व्यक्ति चल रहा था, जिसकी घनी गोरी दाढ़ी लगभग उनके चेहरे को मिटा रही थी। लड़के के होठों से अभिवादन की एक खुशी भरी चीख निकली, जब उसकी आंखों ने पहली बार श्वेतों को देखा, एक ऐसी चीख जो कभी नहीं बोली गई, क्योंकि लगभग तुरंत ही उसने वह देखा जिसने उसकी खुशी को गुस्से में बदल दिया, क्योंकि उसने देखा कि दोनों श्वेत व्यक्ति भारी बोझ के नीचे लड़खड़ाते हुए बेचारे बेचारे शैतानों की नंगी पीठ पर क्रूरता से भारी चाबुक चला रहे थे, जो एक नए दिन की शुरुआत में मजबूत पुरुषों की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ा देता। बीच बीच में पीछे के पहरेदार और गोरे लोग पीछे की ओर आशंका भरी निगाहों से देखते थे, मानो उस तरफ से किसी लंबे समय से अपेक्षित खतरे के साकार होने की क्षण भर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों। कारवां को पहली बार देखने के बाद लड़का रुक गया था, और अब वह घिनौने क्रूर दृश्य को देखते हुए धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में अकूत उसके पास आ गया। जानवर के लिए ये दृश्य लड़के से कम भयावह था, फिर भी असहाय दासों पर किए जा रहे बेकार के अत्याचार पर विशाल वानर भी दबी हुई सांसों में गुर्राया। उसने लड़के की तरफ देखा। अब जब वह अपनी ही प्रजाति के जीवों के पास पहुंच गया था, तो ऐसा क्यों था कि वह आगे बढ़कर उनका अभिवादन नहीं कर रहा था? उसने अपने साथी से सवाल किया। वे शैतान हैं, लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं उनके साथ यात्रा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं उन पर हमला कर देता और उन्हें उसी समय मार डालता जब वे अपने लोगों को इस तरह पीटते जैसे वे उन्हें अभी पीट रहे हैं। लेकिन उसने एक पल सोचने के बाद कहा, मैं उनसे निकटतम बंदरगाह का पता पूछ सकता हूँ, और फिर अकुत हम उन्हें छोड़ सकते हैं। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और लड़का जमीन पर गिर गया और सफारी की ओर तेजी से चलने लगा। वह शायद 100 गज दूर था जब एक गोरे ने उसे देखा। उस आदमी ने चिल्लाकर तुरंत अपनी राइफल लड़के पर तान दी और गोली चला दी। गोली ठीक निशाने के सामने लगी, जिससे घास और गिरे हुए पत्ते लड़के के पैरों पर बिखर गए। एक सेकंड बाद ही पीछे के गार्ड के दूसरे गोरे और काले सैनिक लड़के पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे। जैक एक पेड़ के पीछे कूद गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। जंगल में कई दिनों तक भागते हुए आतंक से भरे कार्ल जेनसेन और स्वेन मालबेहन की नसों में घबराहट भर गई थी और उनके स्थानीय लड़के बेवजह डर से भर गए थे। पीछे से आने वाली हर नई आवाज उनके डरे हुए कानों को शेख और उसके खूनी साथियों के आने की आवाज देती थी। वे एक अजीब सी उदासी में थे,
और जंगल से चुपचाप बाहर निकलते नग्न श्वेत योद्धा का दृश्य, जिससे वे अभी अभी गुजरे थे, मालविहन की सारी दबी हुई तंत्रिका ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त झटका था, जिसने सबसे पहले उस अजीब भूत को देखा था। और मालविहन की चीख और गोली ने दूसरों को भागने के लिए प्रेरित किया। जब उनकी घबराहट खत्म हो गई और वे ये देखने के लिए आए कि वे किससे लड़ रहे थे, तो पता चला कि केवल मालविहन ने ही कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। कई अश्वेतों ने दावा किया कि उन्होंने भी उस प्राणी को अच्छी तरह से देखा था, लेकिन उनके वर्णन इतने भिन्न थे कि जेनसेन, जिसने खुद कुछ नहीं देखा था, थोड़ा संशय हो गया। अश्वेतों में से एक ने जोर देकर कहा कि वह चीज़ 11 फीट लंबी थी, जिसका शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का था। दूसरे ने 3 विशाल अरबों को देखा था जिनकी बड़ी बड़ी काली दाढ़ी थी, लेकिन जब उनकी घबराहट पर काबू पाने के बाद पीछे के पहरेदारों ने जांच करने के लिए दुश्मन की स्थिति की ओर कदम बढ़ाया, तो उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि अकुत और लड़का दुश्मन की तोपों की सीमा से बाहर चले गए थे। जैक निराश और दुखी था। वह अश्वेतों के हाथों मिले अमित्र व्यवहार के निराशाजनक प्रभाव से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था, और अब उसे अपने ही रंग के लोगों द्वारा दिया गया और भी अधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार मिला। छोटे जानवर मुझसे डरकर भाग जाते हैं, उसने मन ही मन बुदबुदाया, बड़े जानवर मुझे देखते ही टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तैयार रहते हैं। काले लोग मुझे अपने भालों या तीरों से मार डालते, और अब गोरे लोग, जो मेरे ही जैसे लोग हैं, मुझ पर गोली चलाकर मुझे भगा रहे हैं। क्या दुनिया के सभी प्राणी मेरे दुश्मन हैं? क्या टार्जन के बेटे का अकूत के अलावा कोई दोस्त नहीं है? बूढ़ा बंदर लड़के के करीब आया। वहाँ बड़े वानर हैं, उसने कहा। वे ही अकूत के दोस्त होंगे। केवल बड़े वानर ही टार्जन के बेटे का स्वागत करेंगे। तुमने देखा है कि लोग तुमसे कुछ नहीं चाहते। चलो अब चलते हैं और बड़े वानरों की खोज जारी रखते हैं। हमारे लोग। महान वानरों की भाषा एकाक्षरी कंठस्थ ध्वनियों का मिश्रण है, जिसे हाव भाव और संकेतों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका शाब्दिक अनुवाद मानवीय भाषा में नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना संभव हो सके, अकुत ने लड़के से यही कहा। अकुत के बोलने के बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे। लड़का गहरी सोच में डूबा हुआ था, कड़वे विचार जिसमें घृणा और बदला हावी था। अंत में उसने कहा, बहुत अच्छा अकुत, उसने कहा, हम अपने दोस्तों महान वानरों को ढूंढ लेंगे। मानवरूपी प्राणी बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी का कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं किया। एक धीमी घुराघुराहट ही उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी, और एक क्षण बाद वह फुर्ती से एक छोटे और बेखबर कृंतक पर कूद पड़ा जो अपने बिल से बहुत दूर जाकर हैरान रह गया था। दुखी प्राणी को 2 टुकड़ों में फाड़कर अकुत ने शेर का हिस्सा लड़के को दे दिया।